आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन लेक्चर को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित रहेगा। दूसरे भाग में हम देखेंगे पाचन क्रिया कैसे होती है और तीसरे भाग में पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कई अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम जानेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। पाचन तंत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आहार नाल और दूसरा भाग पाचन तंत्र से संबंधित सहायक ग्रंथियां हैं। अर्थात पाचन तंत्र में हमारे शरीर के अंदर के वे सभी अंग आते हैं जो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के उसके पचाने और अवशोषण में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम हम आहार नाल के विषय में देखते हैं। आहार नाल एक ऐसी नली है जो मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैली होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आप देख सकते हैं कि यह मुख गुहा फिर हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद सारा का सारा वो गुदा स्तर तक क्या होती है, जाती है। आहार नाल के निम्न भाग हैं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। हमारा मुंह मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में दांत स्थित होते हैं और इसके साथ जीभ पाया जाता है। हमारे मुख गुहा के दोनों तरफ गाल अर्थात चिक स्थित होते हैं। मुख गुहा पीछे ग्रसनी में खुलती है। हमारे मुख में 3 प्रकार के दांत 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक दांत भोजन को काटने में मदद करते हैं, जबकि इस कैनाइन दांत भोजन को फाड़ने में मदद करते हैं। जो हमारे अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं वे भोजन को चबाने में मदद करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार के दांतों को कई प्रकार के दांतों को पाया जाना विषमदंती कहलाता है। मनुष्य के दांत द्विबादंती होते हैं, अर्थात जीवन में 2 बार उगते हैं। पहला दांत दूध का दांत कहलाता है जो कुछ समय बाद गिर जाता है, जबकि दूसरी बार निकलने वाला दांत अस्थायी दांत होता है। हमारे दांत मसूड़ों के अंदर गड्ढों में धंसे रहते हैं। इस प्रकार के दांत को गर्ददंती कहते हैं। अर्थात मनुष्य के दांत विषमदंती, द्विबादंती और गर्ददंती होते हैं। मुख गुहा में स्थित जीभ बोलने में मदद करती है, भोजन को चबाने में मदद करती है। साथ ही साथ इसमें स्वादेंद्रियां होती हैं। जीभ के अगले भाग पर मीठा स्वाद, मध्य भाग में नमकीन स्वाद और किनारे या पार्श्व भाग पर खट्टा स्वाद और जीभ के पिछले भाग में तीखा या कड़वे स्वाद की स्वादेंद्रियां स्थित होती हैं। यदि वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र के विषय में देखें तो ऊपरी जबड़े के अर्ध भाग में 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर दांत और 3 जो हैं मोलर दांत होते हैं। अर्थात ऊपरी जबड़े में 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8 दांत होते हैं। इसी प्रकार से निचले जबड़े में भी
2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर दांत होते हैं। अर्थात अर्ध जबड़े में ऊपर की तरफ 8 दांत, नीचे की तरफ 8 दांत, अर्थात पूरे जबड़े में 2 से गुणा करें, एक तरफ 8 दूना 16 दांत और निचले जबड़े में भी 8 दूनी 16 दांत, अर्थात कुल 32 दांत होते हैं। यह वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र कहलाता है। मुख गुहा की जानकारी के बाद हम देखते हैं कि मुख गुहा पीछे ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी हमारे भोजन और श्वास दोनों के लिए सहमार्ग का कार्य करती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि भोजन निगलते समय वह श्वास मार्ग में क्यों नहीं जाता है। ग्रसनी कंठ द्वार नामक छिद्र द्वारा श्वास नाल में खुलती है और निगल द्वार नामक छिद्र द्वारा ग्रास नली में खुलती है। श्वास नाल के ऊपर इपिग्लाटिस या घाटी ढापन नामक एक ढक्कन होता है। जैसे ही भोजन अंदर आता है, यह ढक्कन श्वास नाल के मार्ग को बंद कर देता है, जिससे भोजन निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में चली जाती है। जैसे ही भोजन निगला जाता है, यह इपिग्लाटिस श्वास नाल के मार्ग को बंद कर देता है और भोजन ऊसोफेगस में चला जाता है। ग्रसनी ग्रास नाल से होते हुए अमाशय में जाकर खुलती है। ग्रास नाल एक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो गर्दन से होते हुए हमारे शरीर के वक्ष गुहा में जाती है और डायफ्राम के नीचे स्थित उदर गुहा में पहुंचकर अमाशय में खुलती है। अमाशय हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। भोजन इसमें आकर कुछ देर तक रुकता है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। यहाँ प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अमाशय आगे चलकर छोटी आंत में खुलती है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ड्यूडेनम कहलाता है। हमारा छोटी आंत लगभग 7-8 मीटर लंबी होती है। कुंडलित रचना होती है। इसमें भोजन का पाचन होता है और भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत पीछे चल कर के बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ी रहती है। बड़ी आंत के कई भाग होते हैं: सीकम, आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अवरोही कोलन। इसका सबसे पिछला भाग मलाशय कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आहार नाल के जो मुख्य भाग हैं: मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब हम पाचन तंत्र से संबंधित सहायक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। इसमें लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और आंतरिक ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथि मुख गुहा में स्थित होती है, जठर ग्रंथि अमाशय में स्थित होता है और आंतरिक ग्रंथियां आंत में स्थित होती हैं। यकृत और अग्नाशय ये बड़े सहायक पाचक ग्रंथियां हैं। मुख गुहा से जुड़ी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। कर्णमूल ग्रंथि कान के समीप स्थित होती है। अधोहनु ग्रंथि ठुड्डी के पास स्थित होती है, जबकि अधोजिह्वा ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है। लार ग्रंथियां हमारे मुख गुहा में लार का स्राव करती हैं। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जो HCl के साथ अन्य जठर रस का स्राव करती है जो भोजन का पाचन करता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यह भूरे रंग की ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्त रस का स्राव करती है। यकृत के कार्यों को देखें तो यह पित्त रस का निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेती है,
यह ग्लाइकोजन का संचय करती है, एमिनो अम्ल का उपापचय करती है, यूरिया का संश्लेषण करती है। हमारे शरीर में यदि कोई विष पदार्थ थोड़ी मात्रा में पहुंच जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करती है, अर्थात विषहरण का कार्य करती है। यह हिपैरिन नामक प्रतिजामन पदार्थ का भी स्राव करती है। हिपैरिन एक प्रतिजामन पदार्थ है जो रक्त नलिकाओं में रुधिर को थक्का बनने से रोकता है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है जो उदर गुहा में ड्यूडिनम के पास स्थित होती है। इसकी आकृति पत्ती के समान होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों के भांति कार्य करती है। इसका बहिस्रावी भाग पाचक रस का स्राव करता है, अंतःस्रावी भाग इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज के मात्रा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। आंतरीय ग्रंथियां आंत के दीवारों में स्थित होती हैं। यह जिस रस का स्राव करती हैं उसे हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, अर्थात सक्कस इंटेरिकस आंत द्वारा स्रवित पाचक रस है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इस प्रकार हम आज के लेक्चर में मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन किए, जिसमें आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियां सम्मिलित हैं। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नाल, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत सम्मिलित हैं, जबकि सहायक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और आंतरीय ग्रंथियां सम्मिलित हैं। आज के लेक्चर के दूसरे भाग में हम पाचन क्रिया को पढ़ेंगे। पाचन क्रिया क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवयव में तोड़ना। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह जटिल होता है, अघुलनशील होता है, अविसरणशील होता है। तो इसे क्या करते हैं? जटिल भोज्य पदार्थ को सरल में, अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील में, अविसरणशील पदार्थ को विसरणशील पदार्थों में तोड़ते हैं। यही क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया में एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। पाचन क्रिया में एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। हमारे पाचक ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस में भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं और जीवधारियों में होने वाले जैव रासायनिक क्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात बढ़ा देते हैं। पाचन क्रिया को समझने से पहले आइए हम पहले भोजन के कुछ प्रमुख अवयव के विषय में देखते हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से मंड या स्टार्च, प्रोटीन और वसा और तेल होते हैं। मंड चावल में, आलू में, फलों में और आटे इत्यादि में पाया जाने वाला एक जटिल अवयव है। पाचन में पहले यह माल्टोज में बदलता है, फिर अंततः अपने सरल अवयव ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन स्वयं एमिनो अम्ल का बहुलक है। यह बड़ा पॉलीपेप्टाइड होता है। पाचन में पहले यह छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदलता है और अंत में जाकर के एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। हमारे भोजन का एक अवयव वसा, तेल या घी होता है, जो लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा अंत में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। अर्थात मंड के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद अंतिम में जाकर के एमिनो अम्ल और वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। आइए अब हम आहार नाल के विभिन्न भागों में होने वाली पाचन क्रिया का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले मुख गुहा में पाचन का अध्ययन करते हैं। जो भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं उसे चबाते हैं,
तो पहला पाचन मुख गुहा में प्रारंभ होता है, जो लार ग्रंथियों द्वारा स्रवित लार द्वारा होता है। लार ग्रंथियों से स्रवित लार में एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम होता है। टाइलिन मुख गुहा में मंड के कुछ मात्रा का पाचन करता है। टाइलिन मंड या स्टार्च को माल्टोज नामक डाइसैकेराइड में बदल देता है। लार का जो पीएच मान होता है वह हल्का अम्लीय होता है। मुख गुहा में चबाने के बाद भोजन अर्ध तरल अर्ध ठोस पदार्थों में बदल जाता है। जब उसे हम निगलते हैं तो वह ग्रसनी ग्रासनाल से होते हुए अमाशय में पहुंच जाता है। अब हम अमाशय में पाचन का अध्ययन करेंगे। अमाशय में पाचन अमाशयीय ग्रंथि या जठर ग्रंथियों द्वारा स्रवित जठर रस द्वारा होता है। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जठर रस में पेप्सिन व जठर लाइपेज नामक दो महत्वपूर्ण एंजाइम भी पाए जाते हैं। हम देखेंगे HCl का पाचन में क्या भूमिका होती है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन में आए जीवाणुओं को मारता है। HCl पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन को फुलाता है। इस प्रकार हम HCl के कार्य को याद रखेंगे। आइए अब हम जठर रस के एंजाइम देखते हैं। जठर रस में मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, और रेनिन बच्चों में निकलता है और बच्चे दूध पीते हैं उसे फाड़ता है। वयस्क मनुष्यों में रेनिन नहीं रहता है, इसमें दूध फाड़ने का काम स्वयं HCl करता है। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, जिसे प्रोटियोजेज और पेप्टोन कहते हैं। जठर लाइपेज वसा या तेल के कुछ मात्रा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि अमाशय में केवल 2 प्रकार के पदार्थों का पाचन होता है, वह है प्रोटीन और वसा। इसमें कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अमाशय में HCl पेप्सिन व लाइपेज से भोजन का कुछ पाचन होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत के ड्यूडिनम भाग में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस पहुंचता है। पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्रीय रस सभी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये अमाशय से आए अम्लीय भोजन को पहले क्षारीय बनाते हैं, क्योंकि छोटी आंत में पाचन क्रिया क्षारीय माध्यम में होता है। पित्त रस छोटी आंत में आए भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त रस में एंजाइम का अभाव होता है। पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करता है, जिससे वसा घुलनशील हो जाती है और आगे चलकर इसका पाचक एंजाइमों द्वारा पाचन आसान हो जाता है। अग्नाशय द्वारा स्रवित अग्नाशयी रस भी क्षारीय होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका वही स्रावी भाग पाचक रस का स्राव करता है और अंतःस्रावी भाग इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम और उनके कार्य। अग्नाशय रस में मुख्यतः एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। एमाइलेज शेष बचे स्टार्च या मंड को माल्टोज नामक डाइसैकेराइड में बदल देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन या अन्य जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनको और छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, जबकि लाइपेज
वसा या तेल को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब हम आंतरी रस के एंजाइम और उसके कार्य देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं पाचन का अंतिम उत्पाद, स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल, वसा या तेल के पाचन का अंतिम उत्पाद वसी अम्ल और ग्लिसरॉल होते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण, यह छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुरों द्वारा होता है। रसांकुर छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले अंगुलियों के समान उभार हैं जो अवशोषण के सतह को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे अंगुलियों के समान उभार निकले रहते हैं जो रसांकुर कहलाते हैं। रसांकुर अंगुलियों के समान रचना होती है। रसांकुर में एक लसिका केशिका, केवल एक लसिका केशिका पाई जाती है जो वसा के उत्पाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करती है और यह लसिका केशिका से लिम्फेटिक तंत्र में चला जाता है, जबकि रसांकुर के अंदर रक्त केशिकाओं का जाल फैला होता है। रक्त केशिकाओं का जाल फैला होता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, जल में घुलनशील विटामिन आदि अवशोषित होकर के रक्त केशिका में चले जाते हैं और यह रक्त केशिका के माध्यम से बढ़ते हुए आगे यकृत में चले जाते हैं। अवशोषण के बाद अपचा हुआ भोज्य पदार्थ बड़ी आंत के मलाशय भाग में एकत्र रहता है जो गुदा नामक छिद्र द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। आइए अब हम पाचन तंत्र के आज लेक्चर के तीसरे भाग में पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ देखते हैं। क्या आप जानते हैं शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है। शाकाहारी जंतुओं में भोजन के पाचन में अधिक समय लगता है, जिसके लिए उनका आहार नाल लंबा होता है, जबकि मांसाहारी जंतुओं की आहार नाल छोटी होती है अपेक्षाकृत। शुद्ध शाकाहारी जंतुओं में कैनाइन दांत नहीं होते हैं और इनके खाली स्थान को डायस्टेमा कहते हैं, जबकि मांसाहारी जंतुओं में कैनाइन दांत बहुत लंबे लंबे और नुकीले होते हैं। क्या आप जानते हैं आहार नाल की दीवारों में होने वाले क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यह गति अत्यंत धीमी गति से होती रहती है। क्या आप जानते हैं रोटी को बहुत देर तक चबाने के बाद वह मीठी लगती है। जो रोटी खाते हैं उसमें मंड या स्टार्च होता है, यह स्वादहीन होता है। जब मुखगुहा में
रोटी को बहुत देर तक चबाते हैं तो लार के प्रभाव से टाइलिन नामक एंजाइम मंड को माल्टोज में बदलता है। माल्टोज एक मीठा डाइसैकेराइड है जिसके कारण रोटी मीठी लगने लगती है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, जैसे मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वह किस पदार्थ का पाचन करता है, संक्षेप में बताइए। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, उससे स्रवित जठर रस का कार्य बताइए। अमाशय में HCl के कार्य बताइए। अमाशय में किस किस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं, संक्षेप में लिखिए। यकृत के कार्य बताइए। यदि हम पित्त नली को काट दें तो हमारे पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, उसके क्या कार्य हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग बताइए। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र लिखिए।